हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजियोलॉजी जो पार्ट चल रहा था, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हिस्टोलॉजी ऑफ लंग्स एंड ट्रैकिया था उसको हमने कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोस में कवर हो। एक्चुअली बात यह है कि मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाना रहता है नीट वाले बच्चों को, दैट्स वाई मैं वीडियोस उतनी ज़्यादा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है। कुछ भी तो मैं नहीं आपको पढ़ा सकती, तो कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगता है उसमें, दैट्स वाई आपकी वीडियोस लेट हो जा रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम अप्रैल में जून में होने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले। तो आज के इस वीडियो में हम पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन के रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन ही आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें अगर आप जान लें कि ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखें तो प्रोटोजोआ से लेके आप सभी अभी तक मैमल्स जो हैं वो क्या ह्यूमंस किस में है, कॉर्डेट में। ठीक है, और कॉर्डेट का जो सिस्टम है कितना ज़्यादा अपडेटेड है, हमारा सिस्टम सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग अलग ऑर्गन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ और सारे फाइलम की, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, तो ये कैसे अपनी वो करते हैं अपना रेस्पिरेशन, ये अपनी बॉडी के जनरल बॉडी सरफेस वाया जनरल बॉडी सरफेस करते हैं। ठीक है, फिर वहीं अलग अलग फाइलम की बात की जाए, जैसे प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने जनरल बॉडी, अगर मान लीजिए ये पैरामीशियम है तो ये अपने जनरल बॉडी सरफेस से क्या करता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, अगर हम आगे मूव करें तो ये आप अगर थोड़ा सा आप बेसिक्स जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप अपने एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं, उसमें ये सारी बातें दे रखी हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। अगर मैं एनीलिडा की बात करूँ, फाइलम एनीलिडा की बात करूँ, मूव करें तो इनमें क्या होता है, क्यूटेनियस मतलब इनके स्किन से, और ब्रैंकियल। ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इनमें होता है। ठीक, फिर अगर मैं आगे मूव करूं तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स क्या है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें। ठीक है, जैसे अगर बात करें इंसेक्ट की, क्लास इंसेक्टा की बात करें तो उनमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। और क्रस्टेशियंस की बात करें, क्रस्टेशियंस में क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस में गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस में गिल्स पाए जाते हैं। और बुक गिल पाया जाता है, बुक गिल पाया जाता है आपके लिमुलस में, किंग क्रैब जिसको कहते हैं, लिमुलस। ठीक है, और वहीं मैं बुक लंग की बात करूं जो कि आपके स्कॉर्पियन में, स्पाइडर में पाया जाता है, तो ये क्लास अरेकिनिडा। ठीक है, अरेकिनिडा में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग। और फिर आगे अगर मैं मूव करूं तो वहीं पे आप मोलस्का अगर देखना चाहें, ठीक है, मोलस्का में क्या होता है, टिनिडियल रेस्पिरेशन होता है, टिनिडिया के द्वारा, टिनिडियल रेस्पिरेशन। ठीक, पल्मोनरी सैक्स पाए जाते हैं इनमें। तो डिफरेंट टाइप के, जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक, तो धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है कि मॉडिफिकेशन दिखने को मिल रहा है। एकाइनोडर्मेटा में अलग, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में, फिर फिशेस में आएंगे, फिर एम्फीबियंस में आके लंग्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है पूरी तरीके से। ठीक है, फिर ऑनवर्ड आपको लंग देखने को मिल जाएगा बर्ड और मैमल में। ठीक, दोनों बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क ऑर्गन है, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। ये नेटवर्क है ऑर्गन का और टिश्यू का जो क्या करता है, हमें ब्रीद करने में, सांस लेने में हेल्प करता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, सिस्टम टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करना और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, ये नॉर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम ऑर्गन को अगर एक बनाना चाहें कि कैसे ये पाथवे चलता है,
तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे अगर इस डायग्राम को आप देखना चाहें तो डायग्राम नंबर फर्स्ट के ऊपर अगर नोटिस करते हैं तो डायग्राम नंबर फर्स्ट क्या है, नीजल कैविटी है, नोज की कैविटी। फिर सेकंड जो डायग्राम है दैट इज फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद थर्ड डायग्राम है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद है फोर्थ ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। फिर आपके लंग्स आ जाते हैं, ये दोनों लंग्स हैं, बाइलोब्ड होता है हमारा लंग्स, 2 लंग्स होते हैं, ठीक। फिर आ जाती है आपकी लंग्स के अंदर, यहाँ पे देखेंगे आप एल्वियोली आ जाती है, ठीक है। और 8 नंबर वाला दिया है हार्ट, जो यहीं पे बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम हिस्टोलॉजी वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था कि 2 लंग्स होते हैं, एक साइड राइट लंग है, दूसरा लेफ्ट लंग है, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं, ये राइट एंड लेफ्ट लंग। यहाँ पे पूरे ऑर्गन के बारे में बताया है, नोज है, नोज के बाद फेरिंग्स है इस साइड में, फिर यहाँ से लेरिंग्स निकल रहा है, फिर ट्रेकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई कई पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है दोनों लंग्स में, इस लंग में और इस लंग में, ठीक। दोनों के बारे में, लंग्स के नीचे के साइड में क्या पाया जाता है, इस तरीके से डायाफ्राम पाया जाता है डोम शेप्ड का, जो कि क्या करता है, इसको एयर टाइट चैम्बर बनाने का काम करता है। जो लंग्स होते हैं आपके एक थोरेसिक कैविटी में बंद होते हैं, चेस्ट कैविटी में, जिसको क्या कहते हैं, एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। उसमें कोई बाहर से हवा नहीं जा सकती है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो आपका एयर है वो प्रोसेस कैसे होगा, एयर एक्सटर्नल नोज से जाएगा, फिर वो जाएगा नेजल चैम्बर में, ठीक है, जहाँ नेजल चैम्बर में हेयर पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, ठीक है। एयर को फिल्टर करने का, आपके नाक में जब गंदगी मिलती है वो क्या होता है, जो जब आप सांस लेते हैं तो जो गंदगी होती है उसी नेजल चैम्बर में फंस जाती है, फिर फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। इट पासेस बिहाइंड द नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के पीछे से जाता है, और ये कॉमन पासवेज होता है, ये कॉमन पासेज है, यहीं से फूड भी जाता है और यहीं से एयर भी जाता है, ठीक। एपिग्लॉटिस इसको कवर करती है, जो जब फूड जाएगा तो खोलने का काम करती है वरना बंद कर देती है, ठीक। उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड होता है, यहीं से आवाज निकलती है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब आपकी आवाज निकलती है, ठीक है। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, एपिग्लॉटिस के बारे में बताया गया है, कवर्स द ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ये क्या करती है, एंट्री जो होती है फूड की वो विंड पाइप में जाने से रोकती है। ट्रैकिया, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू थर्ड मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स की जो कैविटी है, रिब्स की बनी हुई केज जो है उसके अंदर लंग्स होते हैं, उसके अंदर ये क्या होता है, कवर होता है। वहां से फिर ये ब्रोंकाई, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ट्रैकिया क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइडेड होता है। ब्रोंकियोस होते हैं, ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फिनर चैनल्स नोन एज ब्रोंकियोस, फाइनर चैनल्स में इस तरीके से ब्रोंकियोस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आपकी एल्वियोली आती है, ये वाला स्ट्रक्चर। एल्वियोली क्या होती है, टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्वियोली होती है, यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है। लंग्स की जो होती है ह्यूमन की पेयर में पाई जाती है, मतलब एक और दो होती हैं, एक पेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेयर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है, जिसको कि प्लूरा कहते हैं। आपका लंग जो है इस तरीके से डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, द मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स की बात करें, उनके फंक्शन की बात करें, तो ह्यूमंस में सबसे बाहर की ओर क्या होता है, सबसे बाहर होता है नोज। ह्यूमन के पास क्या होता है, नोज होता है, ठीक है। अब इस नोज की अगर हम बात करें तो ये हैव एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल, बाहर की तरफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल होता है, विच आर डिवाइडेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है सेपरेट करता है राइट नॉस्ट्रिल को फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इस तरीके से सेप्टम है, और ये रहता है राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स में, इस तरीके से आपका नोज डिवाइडेड होता है, ठीक है। टिनी हेयर्स पाए जाते हैं, फॉलिकल दैट कवर इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल। देखिए यहाँ पे क्या होंगे, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ये इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल को कवर करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का काम करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। मान लीजिए ये आपका नोज है, सॉरी बहुत गंदा सा नोज बन रहा है, फिर से बनाती हूँ मैं, ये आपका नोज है किसी का भी ह्यूमन का, ठीक है। इसमें ये फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है। ये क्या करता है, मान लीजिए बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन जाने वाला है, तो उसको ये क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं, ये मान लीजिए ये अपने अंदर इस तरीके से ट्रैप कर लेते हैं,
और ये आगे इसको नहीं जाने देंगे जिससे बॉडी में कोई क्या हो, हमको डिजीज ना हो, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपके जो फर्दर क्या होते हैं, ये एडिशनल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इनहेल्ड एयर, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमने इनहेल कर लिया है एयर को, उसके लिए ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको मैं मोटे तौर पे डिवाइड करना चाहूँ तो 3 चैम्बर्स में ये डिवाइडेड होता है, पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं नेज़ल चैम्बर की बात करूँ तो नेज़ल चैम्बर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है, वेस्टिबुलर। ये क्या करता है, ट्रैप करता है डस्ट को और माइक्रोब को, ट्रैप डस्ट ऑब्लिक माइक्रोब। सेकंड होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। ये रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करता है, एसी की तरह काम करता है, एक्ट एज एसी की तरह काम करता है, ठीक है, कूलिंग देता है, किसके लिए, कूलिंग का काम करता है, ठंडा करता है, कूलिंग का काम करता है। और थर्ड होता है, थर्ड पार्ट में आपके ऑल्फैक्टरी पार्ट पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी पार्ट, ठीक, जिनमें सिनेडेरियन मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से मेम्ब्रेन, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो ऑल्फैक्टरी होते हैं, सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली नोज़ की, और नोज़ का आपको ब्यूटीफुल सा यहाँ डायग्राम भी दिखा दिया। नाउ वी आर मूविंग टू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स का भी बार बार आपने नाम सुना, व्हाट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हम फेरिंग्स पढ़ेंगे। लैरिंग्स हमारा क्या होता है, इसको हम, इसका नाम भी जान लीजिए पहले, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स, या इसे हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। यहीं से हमारी साउंड निकलती है, वॉइस निकलती है, ठीक है। कनेक्ट होता है फेरिंग्स के, ये फेरिंग्स जो है कनेक्ट होता है विथ ट्रैकिया को, जो कनेक्ट फेरिंग्स विथ ट्रैकिया, फेरिंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये जो है इसको वॉइस बॉक्स, क्योंकि आवाज़ यहीं से निकलती है जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये वोकल कॉर्ड आपका बनाता है, क्या बनाता है, वोकल कॉर्ड। 2 तरीके के वोकल कॉर्ड होते हैं, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड जिनमें इंफीरियर पार्ट पाया जाता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, दूसरा होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड जो आवाज़ नहीं निकालती है, ठीक। तो आवाज़ कब निकलती है, साउंड या फोनेशन जो आवाज़ होती है वो कब निकलती है, जब आप एक्सहेल करते हैं। वॉइस या साउंड या जिसको फोनेशन कहते हैं, फोनेशन अकर ड्यूरिंग ओनली एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तब आपकी सांस वो निकलती है, ठीक है। ये जो होती है आपकी 2 कार्टिलेज कॉर्ड्स आप बताए, ले द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर द लैरिंग्स, इट इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल्स एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एड करता है, और वोकल आपकी आवाज़ निकालता है। इसी वजह से इसको इनफॉर्मली वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। व्हेन फूड्स इज swallowed, ए फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ द विंड पाइप एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स में, जिसको कि विंड पाइप कहते हैं, वहाँ पे एक कवर लगी होती है एपिग्लॉटिस, वो क्या करती है, फूड को अंदर नहीं जाने देती है ड्यूरिंग, जब जिस दौरान हम खाना खाते हैं। अब देखिए जो ये आपकी लैरिंग्स है ना, कुल 9 कार्टिलेजिनस टिश्यू, इसको कार्टिलेज की बनी हुई होती है, स्पेशल टाइप के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कार्टिलेज की बनी होती है। अगर उन टिश्यू का नाम इस डायग्राम के थ्रू आप जानना चाहें, ये देखिए, ये आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर यहाँ एपिग्लॉटिस, ये वोकल कॉर्ड वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, नीचे ट्रैकिया, तो ये कॉमन पासेज है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, एपिग्लॉटिस लगी होती है। तो जूम करके मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा ब्यूटीफुल सा। इस डायग्राम में ऊपर आपको एपिग्लॉटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, नीचे आप फेरिंग्स देख रहे होंगे। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बोन से बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। जैसे थायराइड कार्टिलेज 9 तरीके की होती हैं, ये 1 होता है और लार्जेस्ट होता है, ठीक है। चाहे तो आप इस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड भी सिंगल ही होता है। फिर आ जाता है आपका एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, कौन सा कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक।
पेयर्ड होते हैं ये। फिर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज पाए जाते हैं, कॉर्निकुलेट जो होते हैं वो भी पेयर्ड होते हैं, ठीक है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है, पेयर्ड होते हैं। फिर आपके पाए जाते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और एक होता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस अनपेयर्ड होता है, ठीक है। बाकी के 3 क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इन इन्फॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है, पेयर्ड। तो ये 2-2 होंगे, तो ये आपका 2-2 होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले होते हैं सारे, ये क्या होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, जबकि ये जो होती है एपिग्लॉटिस, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फेरिंग्स का स्ट्रक्चर पाया जाता है, 9 कार्टिलेज से मिलकर ये बना होता है। देन वी आर मूविंग फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं, नेजल चैम्बर्स ओपन अप इनटू अ विंड हॉलो स्पेस कॉल्ड फेरिंग्स। जो नेजल चैम्बर है वो विंड हॉलो स्पेस में खुलता है, जिसको कि क्या कहते हैं, फेरिंग्स में कहते हैं। ये नेजल कैविटी यहाँ आके खुल रही, ठीक है। और आप देख रहे हैं माउथ की कैविटी भी यहाँ जाके खुलती है इसी तरीके से, इसी वजह से कॉमन चैम्बर होते हैं, ठीक है। इट इज कॉमन पासवेज फॉर एयर एज वेल एज फूड, फूड और एयर दोनों यहीं से जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो साउंड बॉक्स होगा, ये देखिए इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका हो गया फेरिंग्स, ठीक है। अब इस फेरिंग्स में 2 चीजें आ रही हैं, एक तो आपका फूड भी आ रहा है, दूसरा आपका एयर जो आप ले रहे हैं वो भी आ रहा है, ठीक है। अब एयर को क्या होता है, लैरिंग्स में जाना होता है, ठीक है, यही साइड से लैरिंग्स भी जाती है, तो लैरिंग्स में फूड भी ना चला जाए उसके लिए यहाँ क्या लगी होती है, इस तरीके से एपिग्लॉटिस लगी होती है। और जब जरूरत होगी तो इस एपिग्लॉटिस को खोल दिया जाता है, इस तरीके से है, खुल गया और फिर आके बंद हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से एपिग्लॉटिस काम करता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप। ये विंड पाइप में फूड पार्टिकल नहीं जाने देता है। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज की बनी, एक इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है कवर, जो क्या करती है, सर्व एज अ स्विच बिटवीन लैरिंग्स एंड ईसोफेगस बाय स्वेलिंग द पासेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स। तो ये क्या करती है, एक स्विच की तरह काम करती है कि लंग्स में हवा जाए और खाना स्टमक में जाए, ठीक है, दोनों मिक्स ना हो, उसको बजाने का काम करती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि आपको कफ आ जाता है जब आप ईट करते हैं या स्वेलो करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, टॉकिंग वाइल ईटिंग, अगर आप खाते वक्त क्या करते हैं, बात करते हैं या स्वेलो करते हैं मेनी टाइम, तो क्या होता है, रिजल्ट में इंसिसेंट कफिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि रिएक्शन होता है एपिग्लॉटिस का, ठीक है। ये क्या करता है, एक फोर्स करता है ओपन करने के लिए एयर को जाने के लिए एपिग्लॉटिस फोर्स करेगा कि एयर को जानी है तो खुल जाए, ठीक है। एंड एग्जिट आउटवर्ड एंड फूड इंटर इनटू द विंड पाइप, जिसकी वजह से ट्रिगर होता है और कफ बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैरिंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये येलो वाला पार्ट होता है आपका नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, और ये वाला पार्ट होता है आपका हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम ट्रैकिया पे, ठीक है। ट्रैकिया क्या होती है, एयर पाइप किसको कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं, बिलो द लैरिंग्स एंड मूव्स डाउन द नेक, ठीक है, टू द नेक। लैरिंग्स के नीचे पाई जाती है और आगे नेक की तरफ ये क्या करेगी, मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग से मिलकर बनी होती है, सी शेप्ड की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये देख रहे होंगे आप, कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पाई जा रही है, लेकिन ये रिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है। मान लीजिए ये कोई पाइप है, इस पे इस तरीके से पूरी तरीके से ये नहीं पाई जाएगी, बस ऐसे ऐसे ये पाई जाती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है सी शेप्ड की। ये क्या करता है, इट विच गिव हार्डनेस टू ट्रैकिया एंड मेंटेन इट कम्प्लीटली एक्सपैंडिंग, उसको हार्ड बनाता है और कम्प्लीटली एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रैकिया एक्सटेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रेस्ट बोन एंड स्प्लिट इनटू ब्रोंकाई ऑन फॉर ईच लंग, ठीक है। आगे जाकर ये क्या होती है, आगे मूव करेगी और स्प्लिट हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है एक दोनों लंग्स में, ठीक है। और क्या बनाती है, ब्रोंकाई बनाती है, ठीक है, ब्रोंकाई बनाएगी। और वो ब्रोंकाई कई टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक। आगे अगर मूव करें तो ब्रोंकाई क्या है, एक एक टर्म को हम समझ लेते हैं। ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया स्प्लिट इनटू 2 ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्रैकिया स्प्लिट होती है 2 ट्यूब्यूल्स में, ये इधर इधर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं।
इधर आइए, इधर ब्रोंकाई, विच एंटर ईच लंग इंडिविजुअली, जो हर लंग में इंडिविजुअली एक इधर जाएगी दूसरी इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है, इट फर्दर ब्रांच आउट इनटू स्मॉल एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है। अब ये क्या होगी, पहले तो अगर इस तरीके से है, यहाँ प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद ये टर्सरी में टूटेगी, और टर्सरी में टूट के फिर ये क्या बना लेती है, एल्वियोली बनाती है। सैक, एयर सैक होता है, इसको एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या कहते हैं, एल्वियोली को एयर सैक कहते हैं। एल्वियोली क्या करती है, एक सिंगल सेल्ड सैक ऑफ एयर है विथ थिन वॉल, सिंगल सैक है, थिन वॉल है, पतली वॉल है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, इस तरीके के स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं। और यहीं से क्या होता है, यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, CO2, ऑक्सीजन को ब्लड में डाला जाएगा और CO2 को लंग में दिया जाएगा बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 मॉलिक्यूल्स इनटू, CO2 को अंदर और अवे फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर और CO2 को बाहर किया जाता है, ठीक। नाउ लंग्स, लंग्स क्या होते हैं, दो ब्लॉक में डिवाइड होता है, एक होता है आपका राइट लंग, दूसरा होता है लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग जो होता है ये थोड़ा सा भारी होता है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, ठीक है, थोड़ा भारी, उससे ज़्यादा बड़ा होता है। लंग्स क्या होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस में और अदर वर्टिब्रेट्स में, ठीक। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, मान लीजिए यहाँ हार्ट है, दिस इज द हार्ट, इसके ईदर साइड मतलब इस तरफ और इस तरफ क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपका लंग इस तरीके से, ये बाहर की तरफ आपको थोरेसिक कैविटी देखने को मिल रही होगी, उसके अंदर ये जो कलर दिख रहा है, दिस इज द लंग, थोरेसिक कैविटी, मान लीजिए इस तरीके से ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ लंग्स देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से, ये लंग्स है, थोरेसिक कैविटी के अंदर बंद होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन, स्पॉन्जी होते हैं, अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखें स्पॉन्जी होते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है 50 से लेके 75 स्क्वायर मीटर्स तक होता है। प्राइमरी फंक्शन इसका होता है लंग का फैसिलिटेट, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, ठीक है, ब्लड एंड एयर के बीच में, ठीक है। द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर देन द लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग जो होता है थोड़ा सा बिगर और हैवियर होता है लेफ्ट लंग की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपका लंग्स जो है एक प्रोटेक्टेड फुल्ली इस तरीके से आपकी रिब केज पाई जाती है, जिसको जो किसकी बनी होती है, हड्डियों की बनी होती है, तो रिब्स पाए जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये इधर से इस तरीके से एयर टाइट चैम्बर होता है, और इसके बीच में आपकी लंग्स पाई जाती है, यहाँ पे इसके बीच में आपकी लंग्स यहाँ पाई जाती हैं, एयर टाइट चैम्बर में बंद होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स, इसी को वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। आप अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, जो वो क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहलाता है। रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर डिफरेंस, और ये कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है, लेस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब बाहर निकालते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो किसकी वजह से क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एटमॉस्फेयर। जो थोरेसिक कैविटी है, ये जो थोरेसिक कैविटी मैंने बताया रिब्स की बनी होती है, 1 से लेके 7 तक की फॉल्स रिब होती हैं, फिर 3 आपकी 8 से 12 तक की रिब्स होती हैं, और नीचे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, कुल टोटल 12 होती हैं। ऊपर क्लेविकल बंद होता है और नीचे डायफ्राम पाया जाता है, तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है, और इसी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ, ये डायग्राम आप देखेंगे तो ये रिब्स मिलके क्या कर रही हैं, ये बना रही हैं ये थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे डायफ्राम है, ऊपर क्लेविकल है, तो ये देखिए एकदम एयर टाइट चैम्बर हो गया, और इसी के नीचे पाई जाती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन में, ठीक है। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। प्रोसेस क्या होता है इसमें,
प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करते हैं जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और आप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रीदिंग के प्रोसेस की बात करूं, हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन जो आप बोल रहे हैं ये इतना आसान नहीं होता। इसमें सबसे पहले चीज होती है व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर हम व्हाट इज रेस्पिरेशन की बात करें, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में आप दो चीजें करते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरी एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैस भी दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल, उसको भी समझेंगे, ठीक है। फिर हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब एक्सचेंज तो आपने कर लिया, अब उसको बॉडी में ब्लड में चला गया तो बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। फिर हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ चीज होती है, इसको रब करती हूं मैं, फोर्थ चीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको कि कहते हैं, जिसमें आता है आपका ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, ये सारी चीजें आती हैं। एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर आप देखना चाहें तो जो आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके बारे में पूरा बताया गया है। ये इनहेलेशन का प्रोसेस बताया गया है कि जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, आपकी रिब केज जो है, रिब केज के बारे में मैंने बताया, वो एक्सपैंड करती है, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सपैंड करेंगी तो रिब मसल एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देखिए बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और डायाफ्राम क्या होती है आपकी, फ्लैट हो जाती है। ये देखिए डायाफ्राम जनरली डोम शेप का होता है, ठीक है, ये डायाफ्राम जनरली डोम शेप का होता है, लेकिन ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है जब आप इंस्पायर करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं। फिर जब एक्सपायर करते हैं, वो रिलैक्सिंग प्रोसेस है। जब आप इनहेल करते हैं, एयर को जब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो डायाफ्राम क्या होगा, फिर से डोम शेप में आ जाएगा और सारी मसल्स आपकी रिब्स क्या होंगी, वो सारी रिब्स क्या होंगी और मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज दिखाई गई है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है कि सारी जो रिब्स हैं, रिब केज जो है उसकी सारी जो रिब्स हैं वो थोरेसिक कैविटी अपना वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप एयर अंदर ले सकें। और डोम शेप का आपका, इस शेप का जो डायफ्राम हो वो इस शेप का हो जाता है जब इनहेल करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होगा, फिर से सब नॉर्मल शेप में आ जाएगा। कई सारे ब्यूटीफुल से डायग्राम आपको यहाँ भी सेम चीज़ दिखाया गया है कि जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब इन्हें एक्सहेल करते हैं डायफ्राम रिलैक्स करता है, लंग आपकी सारी मसल्स और रिब्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं। इंस्पिरेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, जनरल अगर मैं बात करूँ तो जो आपका इंस्पिरेशन है, और यहाँ मैं एक्सपिरेशन लिख दे रही हूँ, एक्सपिरेशन, ये जो इंस्पिरेशन है ये आपका 2 सेकेंड का होता है, ठीक है, और आपका जो एक्सपिरेशन है 3 सेकेंड का होता है। तो आप टोटल कितने बार क्या करते हैं, 12 टाइम्स हर मिनट में, 12 टाइम्स पर मिनट आप क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। 12 टाइम्स पर मिनट आप रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जो इनहेलेशन है वो कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर आप इनहेलेशन को देखें, इंस्पिरेशन जब आप सांस ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है इनहेल करने में, ठीक है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इट अकर्स थोरेसिक कैविटी, इसमें क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, इस तरीके से आप देख रहे हैं बाहर निकल रही हैं, सारी एक्सपैंड हो रही हैं दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होती है और जो प्लूरल यानी कि जो डबल लेयर मेम्ब्रेन थी, लंग्स क्या था, डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसको कि प्लूरा कह रहे थे, प्लूरल कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होता है, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। इन सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। लंग सरफेस इज पुल्ड आउटवर्ड, जो लंग का सरफेस है उसको पुल किया जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से, यहाँ पे इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से पुल किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे कहता है एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीजेस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग एयर टू रश इन, है कि ये कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, एल्वियोलर प्रेशर मतलब जो लंग का प्रेशर है, एल्वियोली लंग में ही पाजी, उसका प्रेशर क्या हो, कम हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यहाँ लंग का प्रेशर जो हो, दिस प्रेशर इज कम,
देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप बाहर से प्रेशर ले रहे हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लंग का प्रेशर कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो मसल्स काम करती हैं वो इंस्पिरेटरी मसल्स काम करती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी मसल्स यहाँ काम करती हैं, तो यहाँ पे डायफ्राम मेजर मसल कंट्रीब्यूट करता है 75%। डायफ्राम क्या होगा, इस तरीके से जो डोम शेप का डायफ्राम है इतना एरिया को कवर करा था वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दो तरीके की मसल होती है, एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जिसको कि कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में EICM, इसको आप लिखेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ICM। ये काम आता है जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखेंगे ये वाली 11 पेयर होती हैं, सेम ये भी 11 पेयर होती हैं। इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मसल जो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग के टाइम पे वो कौन कौन सी होती है, इंटरकॉस्टल मसल दो तरीके की हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वाली इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और जो इंटरनल वाली है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग में, ठीक। फ्रेनिक या रेडियल मसल भी पाई जाती है, मसल ऑफ डायाफ्राम को कहते हैं। मसल ऑफ डायाफ्राम को क्या कहते हैं, फ्रेनिक लिख लेंगे आप इसमें। और रेडियल मसल या रेडियल मसल, फ्रेनिक और रेडियल मसल होती है, मसल ऑफ डायफ्राम कहते हैं। और एब्डोमिनल मसल भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल होता है जिसकी वजह से क्या होगा, जब डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, तो वहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या करता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेक्स की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ठीक। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है जिसकी वजह से भी जब थोरेसिक कैविटी, देखिए इस तरीके से आपका मैं बताना चाहूँ तो ये रहा लंग्स, ठीक है, बाहर कैविटी चेस्ट कैविटी मान लीजिए है इसको, ठीक है। तो जब डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वाली डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस तरीके से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कहाँ पे, AP एक्सिस का मतलब है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ताकि गुब्बारे, मान लीजिए जब आप गुब्बारे में पहली बार हवा भरते हैं तो वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर भरेगा, ठीक। फिर जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का वो होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगी, इस साइड में डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, मतलब आगे, जैसे आपका जो आगे वाला पार्ट है वो डॉर्सल है, पीछे वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट क्या है, वेंट्रल है। तो उस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस एक्सपैंड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगी टोटल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। और जिसकी वजह से थोरेसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी की डिक्रीज हो जाएगी। और एक कंडीशन का था कि इंस्पिरेशन के लिए अंदर का एयर डिक्रीज होना चाहिए, तो जैसे ही थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, एयर क्या हो जाती है, लंग्स में चली जाती है। और ये पूरा प्रोसेस केवल 2 सेकेंड में हो रहा है। मैंने क्या लिखा है, इंस्पिरेशन 2 सेकेंड में होता है, तो ये पूरा प्रोसेस 2 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। डायाफ्राम जो होती हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया। तो डायाफ्राम की ऑन स्टिमुलेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व, उसमें फ्रेनिक मैंने बताया था, फ्रेनिक मसल और रेडियल मसल आती हैं। तो फ्रेनिक में C3, C4, C5 मसल जो नर्व हैं वो क्या करती हैं, वो पार्ट लेती हैं। इट डिसेंड डाउन एंड इंक्रीज वर्टिकल डायमीटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, AP एक्सिस बढ़ेगी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, फिर आगे पीछे की ओर थोरेसिक जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग डायफ्राम डिसेंड अबाउट 1 सेंटीमीटर, बट ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन इट में डिसेंड टू अप टू 5 सेंटीमीटर। जब मान लीजिए आप ऐसे सिंपल ब्रीदिंग करते हैं जो हम लोग दिन भर करते हैं, तो डायफ्राम आपको 1 सेंटीमीटर ही केवल क्या होता है, फैलता है। लेकिन अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर। इसीलिए
आज के टाइम में लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डीप ब्रीदिंग, आप लोग मेडिटेशन या योगा करते ही नहीं हैं। आपकी मसल्स को, आपके लंग को डीप ब्रीदिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते तो आपके लंग्स तक सही से हवा नहीं पहुँचती है। उसके बाद आप अच्छा खाना खाने के बाद भी एक्टिव नहीं रहते हैं, आपको जम्हाई आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स तक अच्छे से हवा ही नहीं पहुँच पा रही। देख रहे हैं आप, अगर आप सिंपल जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं तो केवल 1 सेंटीमीटर ही वो फैल पा रही है, और अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक डीप ब्रीदिंग वो 5 सेंटीमीटर फैला रही है। मतलब आप दिन भर में जितना ब्रीथ करेंगे, अगर 5 मिनट ही आप डीप ब्रीदिंग कर दें तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बताया मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कौन सी मसल रिलैक्स होती है उसके बारे में। ठीक, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की अगर बात करें तो ये तो पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दे एलिवेट द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये क्या करती हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का काम है, ये क्या करते हैं? रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ढकेलने का काम करते हैं, ताकि एरिया ज़्यादा बढ़ सके, प्रेशर कम हो अंदर का और एयर अंदर जाए। ठीक है, इनलार्ज करती हैं थोरेसिक कैविटी को साइड बाय साइड से। ठीक, इनलार्ज करती है थोरेसिक कैविटी को साइड बाय साइड से एंड एंटीरियो प्रोस्टीरियर नहीं रहेगा, यहाँ पे डॉर्सोवेंट्रल रहेगा, डॉर्सोवेंट्रल, फ्रंट टू बैक। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल रहेगा। डॉर्सल और वेंट्रल साइड में क्या करती हैं? उनको फैलाने का काम करती हैं। ठीक है, बिफोर इंस्पिरेशन के पहले जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर समान होता है, तो कोई एयर फ्लो नहीं होता लंग्स में और बाहर नहीं जाता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी इनलार्ज करती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इंस्पिरेटरी मसल्स, लंग्स क्या होते हैं? एक्सपैंड करते हैं और एयर को थोरेसिक कैविटी में अंदर की तरफ एक्सपैंड करने की वजह से अंदर एयर आ जाता है। एज द लंग्स इनलार्ज द इंटर एल्वियोलर प्रेशर ड्रॉप्स। वैसे जैसे ही लंग क्या होगा? फैलेगा, उसका जो अंदर का प्रेशर है वो 1 mmHg नीचे चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा और एयर अंदर की तरफ आ जाता है। सिंपली वही बात बताई गई है, दोनों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से डायफ्राम की मसल्स, ठीक है, फ्रेनिक वाली काम करती हैं और किस तरीके से एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल काम करती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डायग्राम बताया गया है कि यहाँ देखिए ये किस तरीके से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पाई जा रही है यहाँ पे। अभी ये क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट में, डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में है। और जब आप इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ऊपर वाले में दिखाया गया है, तो ये मसल क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो रिब को बाहर की तरफ और फैला रही हैं, अपवर्ड कर रही हैं, ऊपर की तरफ उठा रही हैं और एक्सटेंड कर रही हैं, फैला रही हैं। ठीक है, डायफ्राम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करके जो इस डोम शेप में इतना एरिया कवर कर रहा था वो फ्लैट हो जा रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी एरिया दे रहा है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ रिब्स में जब एलिवेशन हो रहा है तो ये स्टर्नम आगे की तरफ, आगे स्टर्नम, इसी से रिब्स निकली होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है? स्टर्नम मूव करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और बाहर निकलता है, विच इंक्रीज फ्रंट टू बैक डायमेंशन, जो कि आगे से पीछे, ठीक है, आपके डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में क्या करता है? एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉजेज एलिवेशन ऑफ रिब को बाहर की तरफ फैलाता है, जो कि क्या करता है? साइड बाय साइड में डायमेंशन को बढ़ाता है। ठीक है, लोअरिंग द डायफ्राम ऑन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन। और जो डायफ्राम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एंगल में, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ के एरिया को बढ़ाता है। तो इस तरीके से चारों तरफ से स्पेस मिल जाता है लंग में हवा आने के लिए। होपफुली आपको इंस्पिरेशन समझ में आया होगा। नाउ वी आर, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो आप इंस्पिरेशन करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं? जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कभी कभी हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, सांस खूब फोर्स का भर के लेंगे तो उसमें कुछ अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे क्या होती है? फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो होती है, इसमें कुछ एसेसरी मसल लगती हैं इंस्पिरेशन के लिए। ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के साथ काम करती हैं। जो मसल्स इनमें लगती हैं एक्सेसरी इंस्पिरेटरी, उसमें आपका आ जाता है क्लीडोमास्टोइड मसल, स्केलियस, ट्रेपेजियस, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सिरेटस और सिरेटस एंटीरियर और सिरेटस पोस्टीरियर आ जाती हैं आपकी। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है एसेसरी मसल का। ये जो आपको मैंने एसेसरी मसल्स लिखा है,
इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं स्टर्नम को और एलिवेशन मतलब अपर रिब्स में एलिवेशन करेंगी, जिसकी वजह से अपर पोर्शन क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फर्दर ड्रॉप हो जाता है इंटरवैस्कुलर, जो इंटर एल्वियोलर प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बाहर से और ज़्यादा एयर चला जाएगा। नाउ आर मूविंग टू एक्सपिरेशन। अभी हमने सिर्फ इंस्पिरेशन पढ़ा, अब हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, अगर सिंपल सा जाने तो यहाँ कोई मसल वसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस है। तो ये एक तरीके से पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी डिक्रीज कर जाएगी साइज में, जो चीज़ें इस तरीके से बाहर निकली थी वो सारी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। स्ट्रेच्ड लंग, जो लंग फैल चुके थे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे साइज में आ जाएंगे। अब इलास्टिक मसल्स पाई जाती है तो इसकी वजह से फैल जाते हैं, साइज में आ जाएंगे। प्लूरल प्रेशर जो है फिर से 1 mmHg बढ़ जाएगा, जो जब इंस्पिरेशन करे थे तो घट रहा था, अब ये बढ़ जाएगा। एल्वियोलर प्रेस होगा ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक, अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, तभी आप बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। एयर फ्लो आउट, जैसे आप गुब्बारे में ही हवा जब भर देते हैं तो बाहर, तब उस गुब्बारे के अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का ज़्यादा होता है, तभी हवा जाती है। एक बार जब फुल हो गया तो आप फिर से उसमें हवा नहीं भर पाते हैं, तब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, आपने जितना अपनी एनर्जी लगाई वो प्रेशर रहता है, और जब आप खोलते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। सेम उसी तरीके के प्रोसेस आपके सांस की प्रोसेस में होता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम मसल का, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। रिलैक्सन होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का, जिसकी वजह से डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। टोटल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इन थोरेसिक प्रेशर जिसकी वजह से इंक्रीज होगा और एयर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था एक्सपिरेशन का। फिर एक प्रोसेस होता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब करते हैं, सांस आप फोर्सफुल बाहर निकालते हैं, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन में IICM की, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की। अभी तक हम जो काम कर रहे थे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, नॉर्मल वाले में, वहाँ हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की बात कर रहे थे, यहाँ हम बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, ठीक है, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। द एब्डोमिनल मसल क्या होंगी, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रेजिंग करेंगी, आपकी जो एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमेन वाली मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पुश करेगी, डायाफ्राम फिर से और थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो और बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्लूरल प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर कम हो जाए, ज़्यादा होगा, और आपका क्या होता है, बाहर की तरफ सांस निकल जाता है। दीज मसल आर यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इन मसल का हम यूज़ करते हैं जब अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो, उसके काउंटर एक्ट के लिए, ठीक है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एब्डोमिनल मसल का, जिसकी वजह से डायाफ्राम और डोम शेप की हो जाती है। वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से। फिर कंट्रैक्शन होता है अगर IICM का, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का, तो रिब्स और स्टर्नम और इन्वॉल्व हो जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से। वॉल्यूम ऑफ लंग क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर बाहर की तरफ फोर्सफुली निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज आपका मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। यहाँ एक सुंदर सा डायग्राम भी दिखाया गया है। जब पैसिव एक्सपायरेशन होता है तब क्या होता है, और जब आप एक्टिव एक्सपिरेशन यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या करता है, फ्लैटन रिब और स्टर्नम को फ्लैट कर देता है, रिड्यूस करता है साइड बाय साइड और फ्रंट बैक डायमेंशन को थोरेसिक कैविटी की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, यहाँ एक्सटर्नल नहीं, अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कंट्रैक्शन हो रहा है एब्डोमिनल मसल का, पोजीशन ऑफ रिलैक्स एब्डोमिनल मसल और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। एब्डोमिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम और पुश होता है, और मान लीजिए ऐसे डोम शेप का तो और डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से रिड्यूस होती है वर्टिकल डायमेंशन थोरेसिक कैविटी की, और ब्रीद आउट हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है सांस को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, अभी केवल ये क्या हुआ है, ब्रीदिंग हुआ है, इनहेल किया है आपने, एक्सहेल किया है, अभी गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सब बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे
इंटर एल्वियोलर और इंटर प्लूरल प्रोसेस के प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो जो आपका यहाँ देखिए एक दिखाया गया डायग्राम, चेंज इन लंग वॉल्यूम एंड इंटर एल्वियोलर प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जब आप बिफोर इंस्पिरेशन अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ, इसमें बताया गया, किसमें बताया गया, mmHg में प्रेशर बताया गया, ठीक है। इक्विलिब्रेटेड नॉट नेट मूवमेंट ऑफ एयर, एक अप्रॉक्स बताया गया, नेट मूवमेंट नहीं बताया। ये है आपका प्री इंस्पिरेटरी साइज ऑफ थोरैक्स, ठीक है, और ये है प्री इंस्पिरेटरी साइज ऑफ लंग जब आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो जो रेस्ट, ये तो रेस्ट के टाइम पे बताया गया, एट रेस्ट जो आपका जो यहाँ पर रेस्ट के टाइम पे जो आपका ये इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो कितना है, 760 mmHg, ठीक है, ठीक। और जब आप रेस्ट के टाइम पे हैं तो यहाँ पे ये प्रेशर कितना ज़्यादा है, क्या है, 756, ठीक। लेकिन जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बाहर का प्रेशर कितना है, 760, ठीक, और अंदर का प्रेशर कितना है, 759, 1 mmHg क्या हो गया, कम है इससे, तभी ये एयर अंदर आ रही है, ठीक। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो ये जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कह रहे हैं। ये कितना है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका 760 mmHg है, ठीक है। और रेस्ट के टाइम पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर, दो जो लंग्स हैं उसके बाहर दो लेयर है उसके बीच का जो प्रेशर है वो 754 है, ठीक है, सॉरी 754 है, हाँ सही। और जब इंस्पायर आप कर रहे हैं, जब बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या है, बाहर का प्रेशर तो सेम है, कांस्टेंट है, 760 ये कांस्टेंट है, ठीक है। आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना हो रहा है, 756 हो जा रहा है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है कि किस तरीके से प्रेशर में चेंज होता है। दो तरीके की प्रेशर हैं, एक है आपका यहाँ पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक, और ये है आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इसका कंडीशन बताया गया कि अगर आप रेस्ट में हैं तो कब होता है, इंस्पायर कर रहे हैं तो कितना होता है, और एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो कितना होता है। अगर इसको डायग्राम के साथ आप देखना चाहें कैसे होता है, अगर ये लंग है आपकी, ठीक है, ठीक, तो दो प्लूरा पाई जाती हैं, ये प्लूरल कैविटी है, तो प्लूरल ये है बाहर वाला आउटर प्लूरा, ठीक है, और एक होता है आपका ये इनर प्लूरा, ठीक है, इनर प्लूरा। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी प्रेशर, क्या कहेंगे, पल्मोनरी प्रेशर, या इसी को क्या कहते हैं, एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ जो पाया जा रहा है इसको कहते हैं आप इंट्राप्लूरल प्रेशर, इसी के बारे में बताया गया है, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। जो इंटर पल्मोनरी प्रेशर है जब ये रेस्ट में रहता है 760, और जब ये रेस्ट में रहता है तो 756, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे ये क्या होता है, ये 758 हो जाता है, और एक्सपिरेशन के टाइम 762, इंस्पिरेशन के टाइम पे ये 754 और एक्सपिरेशन के टाइम पे 756 हो जाता है, ठीक है। इसी में चेंज की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर और बाहर होता है, ठीक। ये था, यहाँ एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम उसी के बारे में बताया गया है, वो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे मैं मूव करूँ तो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कंट्रोल की, उसके बाद हम गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल कैसे होता है। ये रेस्पिरेटरी जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कंट्रोल कैसे होता है, इसका कंट्रोल होता है होम्योस्टेसिस जो है ब्रीदिंग के बीच में, मतलब CO2 और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना बॉडी में, ये प्रोसेस कहलाता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। और ये लेवल रेगुलेट होता है दो तरीके से, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दूसरा केमिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। जो नर्वस कंट्रोल होता है उसमें आपका जो ब्रेन का एरिया है जिसको कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरोली, ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे पोन्स वेरोली भी रहेगा,
ये हमारे रेस्पिरेटरी, इसको मैं अपने चार्ट से समझाती हूँ। यहाँ देखिए नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। अगर नर्वस कंट्रोल की बात करें तो दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, मेडुला ऑब्लांगाटा और पॉन्स वेरुली। मेडुला ऑब्लांगाटा को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं, डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डीआरजी क्या करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को इंस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये कंट्रोल करता है। और वीआरजी क्या करता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, एक्सपिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है। पॉन्स वेरोलिस जो होता है उसमें अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स पाए जाते हैं। तो जो अपर पॉन्स है वो क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर उसमें पाया जाता है, और लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर पाया जाता है। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये स्विच ऑफ करता है पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन को, जब इंस्पिरेशन को बंद करना होता है उसको स्विच ऑफ करता है, और डिक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, इसका काम है। और एपन्यूस्टिक सेंटर रोल करता है डीप ब्रीदिंग में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, ठीक है। केमिकल की बात करें तो इसमें कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज पाए जाते हैं एडजेसेंट, मतलब बगल में डीआरजी के, जो आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसके बगल में पाए जाते हैं। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए, ठीक है। तो बताना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ आपका ब्रेन का पार्ट दिखाया गया है, इसमें पॉन्स और मेडुला बताया गया है। जो पॉन्स है उसमें आप देख रहे हैं एपन्यूस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर है। मेडुला की बात करें तो इसमें आपको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पीछे की तरफ और आगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये रहा एक न्यूमोटॉक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर, और नीचे डीआरजी एंड वीआरजी। ये जो आपका एपन्यूस्टिक वीआरजी है ये क्या कर रहा है, आगे जाके कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी हार्ट वाले रीजन में कंट्रोल कर रहा है। वहीं अगर डीआरजी की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये आपके ये मैंने बताया यहाँ पे, वीआरजी जो है वो क्या कर रहा है, आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ऑब्लिक रिब्स को और एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल कर रहा है। वहीं डीआरजी फ्रेनिक मसल डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कहाँ इन्वॉल्व होती है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। और ये फोर्सफुल वाले में, ठीक है, फोर्सफुल में, तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी जो ब्यूटीफुल सा डायग्राम है उसमें वही चीज़ें बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर मेडुला और पॉन्स वाला रीजन है, ठीक है, आपको पॉन्स वाले में पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम पीआरजी में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर देखने को मिल जाएंगे, और मेडुला वाले रीजन में आपको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आगे जाके क्या करेंगे, जो आपका डीआरजी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या कर रहे हैं, इसको किसको कंट्रोल कर रहे हैं, डीआरजी को। डीआरजी हेल्प करता है वीआरजी में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये जो आपका एपन्यूस्टिक सेंटर है ये पॉजिटिवली इसको कंट्रोल कर रहा है, पॉजिटिवली इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो निगेटिवली, मतलब रोकने के लिए, ठीक है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर का काम मैंने क्या बताया था, रोल इन डीप ब्रीदिंग, इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन को, और वहीं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, ये स्विच ऑफ करता है पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन को, डिक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ। तो आप सिर्फ ब्रीदिंग करिए तो भी तो दिक्कत है, और सिर्फ इंस्पायर करिए, सिर्फ एक्सपायर करिए, बाहर निकालिए तो भी दिक्कत है। तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे मेडुला के ऊपर पॉन्स पाए जाते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक देते हैं। लेकिन डॉर्सल जो होता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये क्या करता है, ये आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डायाफ्राम को, यानी कि आपकी इंस्पिरेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये क्या करता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। तो दोनों का काम यहाँ सेम चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है, सारे सेंटर्स बताए गए हैं और किस तरीके से काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, आगे अगर आप देखें तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।